आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। ठीक, तो इस सिंटैक्स से क्या मतलब है हमारा, सिंटैक्स से क्या मतलब है हमारा और कॉन्टेक्स्ट से क्या मतलब है हमारा। तो सिंटैक्स का मतलब हो गया ग्रामर्स। सिंटैक्स का मतलब क्या हो गया, ग्रामर से। ग्रामर से क्या मतलब है, सब समझ आएगा। कॉन्टेक्स्ट से हमारा मतलब हो गया सिचुएशन से, मीनिंग से। ग्रामर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर से। तो जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं, जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसका दो पार्ट होता है, उसका दो पार्ट होता है। क्या, जिसमें सेंटेंस लिखा, एक तो उसका होता है स्ट्रक्चर, दूसरा होता है मीनिंग। तो जो सेंटेंस है उसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक तो उसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर से हमारा क्या मतलब है, उसका सब्जेक्ट कहाँ होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, कौन सा वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है, कौन सा वर्ड कहाँ लिखा जाएगा, वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये हो गया ग्रामर। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हमने कहा, स्ट्रक्चर की पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन मेन वर्ब आएगा, देन उसका ऑब्जेक्ट आएगा, दिस इज ग्रामर। मीनिंग से हमारा क्या मतलब है, मीनिंग से हमारा मतलब है कि हम उस सेंटेंस को लिखकर किस सिचुएशन को कन्वे करना चाह रहे हैं, किस सिचुएशन को रेफर करना चाह रहे हैं। ठीक, यहाँ तक हमने समझा। तो सबको हम डिफिनेशन लिखते चलेंगे। तो ग्रामर क्या है, सिंटैक्स क्या है, ग्रामर से। सिंटैक्स मींस ग्रामर। ग्रामर क्या रेफर कर रहा है कि स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना है, यस नो आंसर टाइप, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना है डिटेल आंसर टाइप, WH फैमिली टाइप, तो हम पहले WH word, then helping verb, then subject, then main verb. That is called grammar structure. मीनिंग मीन्स हमने कहा ही इज अ बॉय, इसका क्या मीनिंग है, वो एक लड़का। तो वो किस सिचुएशन रेफर कर रहा है। जैसे हमने कहा कि हम एग्जांपल देंगे, समझ आ जाएगा। मीनिंग्स कहने का मतलब है कि जिस सिचुएशन को रेफर करना। जैसे हमने कहा कि सी इज फादर, अब हम ये बताना चाह रहे हैं सी क्या है, फादर, लेकिन सी जो है फादर नहीं हो सकता है, वह जो फीमेल है और फीमेल फादर नहीं होता। ये हो गया सिचुएशन, जिस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ लॉजिकल नहीं है, तो हमको सब कुछ देखना होता है। चलिए डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सिंटैक्स क्या है, व्हाट इज सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या है, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम that decides it is a system that decides the order of words and the form of words in the sentence। कि जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स मीन्स ग्रामर है, सिंटैक्स मीन्स ग्रामर। इट इज ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिसाइड करता है, जो कि डिसाइड करता है। दैट की जगह विच भी लिख सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ वर्ड, कि पहले जैसे हम सिंपल सेंटेंस लेंगे, असर्टिव सेंटेंस, सी इज अ गर्ल, तो ऑर्डर ऑफ वर्ड डिसाइड करता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो उसका अगर ये कोई गर्ल है तो इसको हम एज ए कॉम्प्लीमेंट बना के लिखें, अगर इस सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है
इसके साथ डिटर्मिनर आएगा, तो दैट इज स्ट्रक्चर। ये सिस्टम है जो कि डिसाइड करता है कि ऑर्डर ऑफ वर्ड कैसा होगा, फॉर्म ऑफ वर्ड वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ सिंगुलर की है तो हमने सिंगुलर फॉर्म में लिखा, ये सब्जेक्ट है तो इसलिए नॉमिनेटिव केस में लिखा, तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा इन ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस। ये डिसाइड करता है कौन, ये डिसाइड करता है हमारा ग्रामर कि स्ट्रक्चर कैसा हो, ये डिसाइड करता है ग्रामर कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमने ये समझ लिया। तो सेंटेंस और क्या होता है, मीनिंग। मीनिंग क्या है, तो जो सेंटेंस हम लिखे हैं वो किस सिचुएशन को रेफर कर रहा है, किस मीनिंग को कन्वे कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब से अगर हम जब पढ़ाई स्टार्ट कर, चूंकि हम लोग लगभग 30-35 क्लास कर चुके हैं, अब जो हम अपनी पढ़ाई में जो अप्रोच रखेंगे, दो अप्रोच। एक तो हम देखेंगे जो हमारा जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए और लॉजिकली भी सही होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम सही तरह से अंग्रेजी सीखें तो दोनों को जो एक्सपेक्ट है दोनों को हमको ध्यान देना है। वो सिर्फ ग्रामेटिकली रूल रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, रूल रट्टा मार लिया फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमको समझना है कि जो सेंटेंस उसका मीनिंग क्या है, वो किस सिचुएशन को रेफर कर रहा है, जिस सिचुएशन को रेफर कर रहा है वो सिचुएशन लॉजिकल है या नहीं, हमको इस बात पर भी ध्यान रखना। अगर आप चाहोगे कि, लेकिन अब लोग कैसे सीखता है, देखो लोग क्या करता है, तो ग्रामर बुक है उसमें रूल लपाटा लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन है, ऐसा इस जगह ऐसा नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता, सवाल को क्यों नहीं लिखा जाता, तो ये सवाल आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि जिस सिचुएशन को हम रेफर कर रहे हो, जो जिस मीनिंग को हम कन्वे कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट को हम कन्वे कर रहे हैं, वो जो वास्तविक जीवन है उसमें सही बैठ रहा है कि नहीं। अगर वो सही बैठ रहा है तो सही है। तो हमको अब जब हम सेंटेंस जो आगे की क्लास करेंगे उसमें हमको दो अप्रोच रखना है ग्रामर सीखने में, लैंग्वेज सीखने में, सॉरी। एक तो सेंटेंस ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए, दूसरा वो लॉजिकली भी सही होना चाहिए। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि उस सेंटेंस हमको दोनों अप्रोच को लेकर चलना है। हमने लिखा कि दे किल्ड ही, दूसरा सेंटेंस हमने लिखा दे, पहले एक एक सेंटेंस देखते हैं। हमने लिखा दे किल्ड ही, दे किल्ड ही। तो क्या यह सेंटेंस सही है, तो इसका जवाब आएगा कि यह सेंटेंस अगर सही है या फिर गलत है तो किस हिसाब से गलत है। हमको दोनों एस्पेक्ट को देखना है कि ग्रामेटिकली गलत है या फिर कॉन्टेक्स्ट वाइज लॉजिकली गलत है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ग्रामर वर्सेस लॉजिक। अभी हमको क्या देखना है, ग्रामर वर्सेस लॉजिक। ग्रामर को भी देखना है वर्सेस लॉजिक। तो इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है दे किल्ड ही, तो ये सेंटेंस यहाँ गलत है। क्यों गलत है, हमने पढ़ा था ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। हमें क्या कहा था कि अगर कोई प्रोनाउन है, अगर हम उसको सब्जेक्ट बना के लिखते हैं तो उसको नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे। हमने जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था तो हमने देखा जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके तीन केस होते हैं, एक नॉमिनेटिव केस, एक क्यूजिटिव जिसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, एक होता है पॉजिटिव केस। जब हम उस पर्सनल प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम उसको नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं। एज ए सब्जेक्ट लिखा, नॉमिनेटिव केस में, ये तो सही है। दे किल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सही है। बट यहाँ इस किल्ड वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में। तो ये गलत है। ये कैसे गलत है, ग्रामेटिकली गलत। अब जी लिख दिए, ग्रामेटिकली गलत है। इसको सही कैसे करेंगे, लिख देंगे दे किल्ड, ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, ये सही हो जाएगा। ये सेंटेंस यहाँ क्यों गलत था, ग्रामेटिकली गलत था क्योंकि नॉमिनेटिव केस यूज हो गया था। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब हम दूसरे सेंटेंस में लिखे कि दे किल्ड मी, दे किल्ड मी।
तो इस सेंटेंस में सही है या गलत है ये हमको सोचना है। अब हम इस सेंटेंस के हिसाब से देखें तो हम बोलेंगे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर नॉमिनेटिव केस में लिखा है तो उस हिसाब से ये सही होना चाहिए। बट अब सोचो कि कोई आदमी है, मान लो कि मैं स्पीकर हूँ, स्पीकर को जो बोलता है कि फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ, मतलब मैं स्पीकर हूँ, हमको कोई मार दिया, किल मतलब मार दिया। अब मैं अगर मर गया हूँ तो बोल कैसे सकता हूँ? ये तो गलत है। जिस सिचुएशन को हम रेफर करना चाह रहे हैं इस सेंटेंस से, वो लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं जो स्पीकर, जो फर्स्ट पर्सन है, वो मर चुका है। अगर वो मर चुका है तो बोल कैसे सकता है? तो इस हिसाब से हमको जो सेंटेंस को सही गलत करना होता है, सिर्फ ग्रामर के हिसाब से नहीं देखना होता है, हमको सिचुएशन को भी देखना है। सिचुएशन मतलब उसमें किस टाइम को रेफर कर रहे हैं, उसमें किस पर्सन को रेफर कर रहे हैं, उसका सिचुएशन क्या है, वो लॉजिकली सुटेबल है या नहीं है, ये हमको कॉमन सेंस लगा के सोचना होगा। हम कॉमन सेंस लगाए, हम देखें अगर हम मर चुके हैं, देख किल में, अगर कोई हमको मार चुका है, मैं बोल कैसे सकता हूँ? दिस इज गलत। कैसे गलत है? लॉजिकली। लॉजिकली को हम क्या लिखते हैं? कॉन्टेक्स्ट वाइज। कॉन्टेक्स्ट वाइज गलत है, कॉन्टेक्स्ट वाइज गलत है, क्योंकि आपने उसको मार दिया तो बोल कैसे सकता है? तो हम इसको कैसे सही करें? तो यहाँ हम कुछ ऐसा सिचुएशन लिखेंगे जो इस जगह सुटेबल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि दे ऑलमोस्ट किल्ड मी। हम लिखा दे ऑलमोस्ट किल्ड मी, मतलब उन्होंने लगभग हमको मार ही दिया था, बट पूरी तरह तो नहीं मारा था, थोड़ा बहुत हम जिंदा है। तो अब हम यहाँ ये बोल सकते हैं, हम यहाँ ये बोल सकते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या लिख सकते हैं? दे विल किल मी, वे लोग मुझे मार देंगे, वे लोग मुझे मार देंगे। अब जो दे है उसको मारेंगे इन फ्यूचर, लेकिन जब मारेगा तब हम नहीं बोल पाएंगे, अभी तो हम जिंदा है, अभी हम बोल सकते हैं कि ये भी सिचुएशनली भी सही है और ग्रामेटिकली भी सही है। एक और सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, दे किल्ड मी इन माई ड्रीम। दे किल्ड मी इन माई ड्रीम। तो यहाँ हमको ये समझना है कि ये सिचुएशन वाइज भी सही है, ग्रामेटिकली भी सही है। सब्जेक्टिव केस में किल्ड मी मारा, लेकिन कहाँ मारा? तो सपने में मारा था। सपना में कोई किसी को मार सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये हमको जो अप्रोच रखना है ग्रामर सीखने का, वो ऐसा रखना है कि हम सेंटेंस को सही या गलत करेंगे, उसमें दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना कि ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए और लॉजिकली भी सही होना चाहिए। आप अगर बहुत सारे जो लर्नर है वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जो अंग्रेजी है उसको समझा नहीं जा सकता है, वो रूल रट्टा मार के ही समझा जा सकता है। बहुत लोग ऐसे सिखाते भी हैं, जैसे कि ये रूल है इसको रट लो, बाकी सब एक्सेप्शन है, हो गया। और बुक में भी ऐसा ही लिखा होता है कि दिस इज रूल, दिस इज एक्सेप्शन। ऐसा कुछ नहीं, आप समझ सकते, दिस इज लैंग्वेज। अगर आप रूल रट्टा के भरोसे रहोगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। ठीक, तो कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं और समझते हैं। फिर से हमने दो सेंटेंस लिखा है और इसको हमसे समझना है ये सही है तो क्यों सही है, अगर ये गलत है तो क्यों गलत है, अगर ये गलत है तो किसके रिस्पेक्ट में गलत है, ग्रामर के रिस्पेक्ट में या कॉन्टेक्स्ट के इसमें, यानी लॉजिकली गलत है, या फिर ग्रामर की स्ट्रक्चर गलत है। तो माय फ्रेंड हैज अ फोन, ऐसा लिखा, मेरे दोस्त के पास फोन है। तो ये जो सेंटेंस है गलत है या सही है? तो ये जो हमने फोन लिखा है एक नाउन है जो कि सिंगुलर है, जो कि सिंगुलर है। और हमने क्या पढ़ा था नाउन में, अगर हम किसी काउंटेबल नाउन हो, अगर हम किसी कॉमन नाउन हो और वो काउंटेबल नाउन हो, तो उसके साथ हमको आर्टिकल, और अगर वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा हो तो उसके साथ हमको डिटरमिनर लिखना होता है। मैं क्या कहा कि अगर कोई नाउन कॉमन नाउन हो, वो काउंटेबल नाउन हो, अगर कोई काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखा हो
तो कॉमन नाउन होना चाहिए। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा हो उसके साथ हम डिटरमिनर यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है, सिंगुलर नाउन है जो कि कॉमन नाउन है, और इसको मैं बिना डिटरमिनर के लिखा है तो ये गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत है। तो यहाँ कैसे सही कर सकते हैं? तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, एक माई फोन हैज अ फोन, माई फ्रेंड हैज अ फोन। ठीक, अब यहाँ देखें, माई फ्रेंड हैज अ नॉन लिविंग फोन। कौन सा फोन है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो अभी हम इस एक्सेप्टर जब हम देखें उस हिसाब से सही लगेगा कि माई फ्रेंड है हैज अ नॉन लिविंग फोन। जो फोन है, इस फोन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिखा नॉन लिविंग फोन, और ये जो आर्टिकल है हमने इस फोन को डिटरमिनेट करने के लिए लिखा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में। ये सोचेंगे, बोलेंगे ये सही है, माई फ्रेंड जो है सब्जेक्ट है और नोमिनेटिव केस में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या दिक्कत होगी? ये तो सही है। तो सोचो, तो यहाँ हमको ये सोचना है कि कोई भी जो नाउन होता है हम उसके साथ एडजेक्टिव क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? तो हम बोलेंगे हम उसके बारे में बताना चाहते हैं कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ही इज हैप्पी, हम ये बताना चाह रहे हैं वो खुश है या खुश नहीं। ही इज अ ब्रेव बॉय, हम ये बताना चाह रहे हैं वो साहसी है या साहसी नहीं है। दो चीज पॉइंट बोल, हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो इस कैटेगरी का है या इस कैटेगरी का नहीं है। अब सोचो, अगर हम यहाँ नॉन लिविंग लिख रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि फोन जो है नॉन लिविंग है, ठीक है, तो क्या ऐसा कोई फोन होता है कि जो लिविंग भी होता है? नहीं होता है। सारे जो फोन है सब तो नॉन लिविंग ही होते हैं। तो हमको ये जो अननेसेसरी नॉन लिविंग वर्ड लिख रहे हैं इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्या हम इसको अगर नहीं लिखें, इस नॉन लिविंग जो वर्ड हमने एडजेक्टिव लिखा है इसको हम नहीं लिखें, क्या कोई हमारा जो लिसनर है या फिर जो इस सेंटेंस को सुनेगा, चाहे सेंटेंस को जो पढ़ेगा, उसको क्या क्या वो ये समझ लेगा? हो सकता है उसके पास लिविंग फोन भी हो सकता है। नहीं, अगर हम इसको नहीं भी लिखें, हमारे लर्नर को पता है जो फोन होता है वो नॉन लिविंग ही होता है, लिविंग नहीं होता। तो इसको जो हमें अननेसेसरी लिखा है इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो एडजेक्टिव हम किसी नाउन के साथ लिखते हैं इसका मेन पर्पस होता है कि हम बता पाए जो हमारा जो नाउन है वो किस कैटेगरी का है। ये ऑलरेडी जस्टिफाइड है कि वो नॉन लिविंग होगा, तो इसको नेसेसरी बताने की जरूरत नहीं। हम वहां बताते हैं जहां उसको कुछ कैटेगरी हो। ठीक है, तो ये गलत है। हमने लिविंग अननेसेसरी लिखा है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। सबको पता है ये नॉन लिविंग होता है। ठीक, सिंपली लिख सकते माय फ्रेंड हैज ए फोन, ये तो हो ही गया। तो अगर हम इसके साथ कुछ एडजेक्टिव लिखना ही चाहते हैं, इसको हम कैसे सही करें? इसको हम लिख सकते हैं कि माय फ्रेंड हैज एन आईफोन। ठीक, या फिर हम लिख सकते हैं कि माय फ्रेंड हैज अ स्मार्टफोन। ये जो सेंटेंसेस हैं ये सही है। क्यों सही है? या फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माय फ्रेंड हैज अ कॉस्टली फोन। तो ये अननेसेसरी एडजेक्टिव हमको यूज नहीं करना। अगर हमको एडजेक्टिव यूज ही करना है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव यूज करेंगे जो इस सिचुएशन के हिसाब से सुटेबल होती है। ये यहाँ गलत है, लॉजिकल नहीं है। लॉजिकली हमको अननेसेसरी क्यों बताना है? जैसे हम यहाँ लिखा माय फ्रेंड हैज एन आईफोन, तो हर एक फोन आईफोन नहीं होता है, ये एक सही है। माय फ्रेंड हैज ए स्मार्टफोन, तो हर एक फोन स्मार्टफोन नहीं होता, कुछ कीपैड फोन भी होता है, टेस्ट बटन फोन जिसको हम बोलते हैं। माय फ्रेंड हैज ए कॉस्टली फोन, तो यहाँ हमने इसके लिए कैसा फोन है? कॉस्टली फोन। हर एक फोन कॉस्टली नहीं होता, कोई 20,000 1 लाख का भी मिलता है, कोई 2.5 लाख का भी मिलता है। कोई नॉर्मल स्मार्टफोन खरीदें तो 10,000 20,000 मिल जाता है। तो ये सुटेबल एडजेक्टिव है। हमको
अननेसेसरी एडजेक्टिव्स नहीं लिखना था। हम किसी नाउन के साथ जो एडजेक्टिव लिखते हैं उसका पर्पस होता है हम ये बताना चाहते हैं जिस नाउन को हम रेफर कर रहे हैं वो किस कैटेगरी का है, जिससे हमारा लर्नर जो कंफ्यूज ना हो कि हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है। तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास उसके पास आईफोन है। हम अगर सीधे लिख दें कि माय फ्रेंड हैज ए फोन तो कुछ समझे हो सकता है कोई सैमसंग का फोन हो सकता है रेडमी का फोन हो सकता है नोकिया का फोन हो, बट अगर हम लिखिए माय फ्रेंड हैज एन आईफोन तो उसके पास आईफोन है। सो दिस इज थिंग, हमको नॉलेबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो जहां हमारे लर्नर को जो कंफ्यूजन हो सकता है जिसमें कैटेगरी एग्जिस्ट करता है जिसमें टाइप एग्जिस्ट करता है तो उसके टाइप को रेफर करने के लिए हम उस नाउन के साथ एडजेक्टिव लिखते हैं, अननेसेसरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब लिखे सी इज माय फादर, ऐसा हमने लिखा। लिखा सी इज माय फादर। अब ये जो सेंटेंस है सही है या गलत है, अब तुरंत इसको हम समझाते समय शुरू में भी बताए थे सही है या गलत है। तो ये सेंटेंस तो गलत है। क्यों गलत है? तो इज क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और हमने क्या पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है वो दोनों सेम होते हैं। सेम मतलब अगर ये जैसे राम इज हैप्पी, हैप्पी कौन है? राम ही है, तो दोनों सेम को रेफर कर रहा था। मतलब जो सी है और जो फादर है दोनों सेम पर्सन है। जो सी है और जो फादर है वो क्या है? सेम पर्सन है। अब अगर दोनों सेम पर्सन है तो ये तो गलत हो गया क्योंकि फादर जो है वो क्या होता है? एक मेल होता है और सी जो कि हमने प्रोनाउन यूज किया है वो हम यूज करते हैं फेमिनिन जेंडर के लिए जो फीमेल हो। ये तो ग्रामेटिकली भी गलत है और लॉजिकली भी गलत है। ग्रामेटिकली क्यों गलत है? क्योंकि हमने जो लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा है उसका कौन सा केस है? वो कौन सा केस नहीं, कौन से जेंडर में है? ये मैस्कुलिन जेंडर में है। लेकिन जो इसका सब्जेक्ट है वो फेमिनिन जेंडर में है। जो लिंकिंग वर्ब होते हैं और जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो जेंडर होना चाहिए और जिसके कॉम्प्लीमेंट का जेंडर होना चाहिए दोनों सेम होना चाहिए। इस हिसाब से ये ग्रामेटिकली भी गलत है। दूसरा लॉजिकली क्यों गलत है? जिस वर्ल्ड में हम एग्जिस्ट करते हैं उस वर्ल्ड में जो फादर है वो मेल ही हो सकता है, तो उस हिसाब से भी गलत है। इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? मान लो ये जो यह इज लिखा है, इज की जगह मान लो यहाँ ये लिखे थे सी नोज माय फादर, तो ये सही हो जाता। तो थोड़ा सा वर्ड हमने चेंज किया, इज की जगह नो लिख दिया, ये सही हो गया। क्योंकि अब ये जो हमने नो लिखा इस नो वर्ब का माय फादर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, ये सही है। सो गलत है लॉजिकली भी एंड ग्रामेटिकली भी। तो ये हमको ध्यान रखना होता है। यही सब हमको अभी सीखना है और आगे जब हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन कंजंक्शन, मतलब प्रीपोजिशन स्टार्ट होने वाला है जो फिर आर्टिकल स्टार्ट करेंगे उस समय सब बातों को ध्यान रखना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब स्टार्ट करेंगे उस समय इस बातों को ध्यान रखना है। अब हम लिखते हैं आई एम देयर, आई एम देयर विथ सम ऑफ माय
फ्रेंड्स। ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो जब हम एडवर्ब पढ़े थे, हम ये कहा था कि जो हेयर है, हेयर का मतलब होता है एट दिस पॉइंट, और देयर का मतलब होता है एट दैट पॉइंट। और दिस दैट के बारे में हमने पढ़ा था प्रोनाउन में कि जो दिस है उसको हम यूज करते हैं किसी सिंगुलर थिंग के लिए जो हमारे पास हो, और दैट का यूज करते हैं ऐसी चीज के लिए जो हमसे दूर हो। ठीक उसी प्रकार जो देयर जो एडवर्ब है, इसको हम यूज करते हैं उस चीजों के लिए जो हमसे दूर हो। और हेयर हम जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसको हम यूज करते हैं उस चीजों के लिए जो हमसे हमारे नजदीक होते हैं। देयर जो हमसे दूर हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं किसमें, एडवर्ब चैप्टर में। हमने कहा आई एम देयर विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स। अब जो स्पीकर है वो बोल रहा है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहां हूँ अपने दोस्त के साथ। सोचो, अब मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहां हूँ, ये कैसे हो सकता है? अब जो स्पीकर है जहां बोल रहा है वही हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ बोल रहा है और प्रेजेंट कहीं और है। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने क्या लिखा है, प्रेजेंट टेंस लिखा है। क्योंकि सिचुएशन प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब जो स्पीकर जहां पर बोल रहा होगा वहीं पे होगा। मतलब जिस पॉइंट पर वो स्पीक कर रहा है, जहां पर वो बोल रहा है, एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग ही उसका प्रेजेंस भी होना चाहिए। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं बोल तो यहाँ रहा हूँ, प्रेजेंट कहीं और हो। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस मतलब जिस समय उस बात को बोल रहा है वो एक्शन उस समय इफेक्टिव है। तो ये सिचुएशन तो गलत हो गया। इसको सही कैसे करें? तो सही कैसे करें? तो एक तो है कि हम देयर को हेयर कर दें, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये जिस समय बोल रहा है उस समय तो वही होगा जहां वो बोल रहा है। बट अगर हम ये लिखें आई वॉज देयर विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स, अगर हमने ये लिखा आई वॉज देयर विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स, ये तो प्रेजेंट टेंस था, तो जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय वही होंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम ये लिखें आई वॉज देयर, मैं वहां था, किसी समय पे मैं वहां था, बट अभी मैं यहाँ हूँ जहां भी मैं बोल रहा हूँ, ये तो पॉसिबल है कि किसी समय पर वो उस पॉइंट पर था जहां वो अभी प्रेजेंट नहीं है, किसी समय पर वो उस पॉइंट पे था जहां वो अभी प्रेजेंट है। अभी जहां है वो पॉइंट क्या हो गया, हेयर हो गया। अभी वो जहां फिलहाल प्रेजेंट है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हेयर। पहले कहीं था वो, पहले वो जहां प्रेजेंट होगा वो अभी जो इस पॉइंट मान लो पहले ये इस पॉइंट प्रेजेंट था, यह पास्ट, यहाँ पहले प्रेजेंट था और अभी यहाँ प्रेजेंट है, दोनों डिफरेंट पॉइंट है। ये मान लो पास्ट में यहाँ प्रेजेंट था, प्रेजेंट में यहाँ है, तो अभी यहाँ प्रेजेंट है, तो ये इसके लिए क्या यूज करेगा, हैर। चूंकि पहले यहाँ था, अब ये यहाँ की बोलेगा आई वॉज देयर, वो पहले यहाँ था। तो जहां स्पीकर हमेशा होता है उसके लिए हमेशा क्या होता है, वो हैर होता है। ये पॉइंट को हमको ध्यान रखना है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, हैर तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। तब हम ग्रामर वर्ड से लॉजिक समझ रहे हैं। जैसे ये सेंटेंस कैसे गलत था, लॉजिकली गलत था। अगर आप यहाँ बोल रहे हो तो आप वहां प्रेजेंट नहीं हो सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। ठीक, दे गेव द सर्ल द बुक। इसको हम उल्टा लिखते हैं, दे गेव द बुक
सरल, they gave the book सरल। तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब होते हैं वो डायट्रांजिटिव होते हैं। डायट्रांजिटिव कहने का मतलब, तो ट्रांजिटिव हम उसको बोलते हैं जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हो। ट्रांजिटिव हम उसको बोलते हैं जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हो। डायट्रांजिटिव मतलब टू ऑब्जेक्ट, वर्ब हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो डायट्रांजिटिव वर्ब हम उसको बोलते हैं जिसके पास दो ऑब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि व्हाट का रिप्लाई होता है, और कोई थिंग होता है। जनरली क्या होता है, थिंग होता है। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि हुम का रिप्लाई होता है, वो जनरली क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। हमारे पास दो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो ट्रांजिटिव है। जनरली तो दो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो व्हाट का रिप्लाई होते हैं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हुम का रिप्लाई होते हैं, ठीक। व्हाट, तो जब हम क्या करते हैं, तो जब हम जो मान लीजिए वर्ब है, वर्ब के बाद अगर हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मेन ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये क्या होता है, रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम रेसिपिएंट हम क्या बोले, ये वो होते हैं जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है। वो जो ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब के जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहे होते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उसको बेनिफिट मिल रहा होता है, ठीक। तो अगर हम वर्ब लिखें और उसके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया है, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया है, तो इसके बाद इसका अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर हम इसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, इसके बाद हम वर्ब के बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चूंकि वर्ब का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो था मेन ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी जो इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है। तो ये तो उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसी प्रीपोजिशन का, यहाँ हम टू लिख देंगे। या फिर किस सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में हम फॉर भी लिखते हैं। तो अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेसिपिएंट है, मतलब उसको वो सिर्फ प्राप्त हो रहा था टू। अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेनिफिशियरी है, मतलब उससे उसको फायदा हो रहा था, हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फॉर। तो जब आप हम पढ़ाएंगे आगे प्रीपोजिशन तो हम इसका यूज बताएंगे, ठीक। तो कभी कभी आपने जब नरेशन पढ़ा होगा तो उसमें कभी कभी देखते हुए हमने फॉर प्रीपोजिशन यूज कर लिया, कहीं हमने टू को, जैसे ही हैज फाइंड द जॉब फॉर सुरेश, तो यहाँ हमने फॉर लिखा। क्यों लिखा, हम इसको पहले इसको समझ लीजिए कि अगर हमारे पास डायट्रांजिटिव वर्ब हुए, डायट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं, डायट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिसके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वर्ब कितने ऑब्जेक्ट कितने टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो व्हाट का रिप्लाई दो, जनरली थिंग होते हैं। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि हुम होते हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मेन ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, मेन ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी होते हैं। रेसिपिएंट अगर है तो उसके साथ टू, अगर बेनिफिशियरी है तो फोर। तो अगर हम वर्ब है और उसके बाद हमने पहले क्या लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, तो हमको बीच में टू या फोर प्रीपोजिशन लिखना होगा। बट अगर हम ये लिखें वर्ब, इसको मिटा दें, ऊपर मिटा दें, अगर हम ये लिखे वर्ब पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा लिख लेंगे। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा लिख लेंगे।
यहाँ हमको कोई प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वर्ब के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अभी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें लिखा नहीं है, तो यहाँ हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं। फिर से हम लिख देते हैं वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई प्रीपोजिशन जो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज ग्रामर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि हमने वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया, इसलिए। ये बात हमको ध्यान रखना है। ये बात समझने के बाद हम यहाँ देखें कि दे गिव द बुक। सर यहाँ क्या हो जाएगा, बुक है, बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया, तो गिव द बुक टू शरद। ये स्ट्रक्चर वाइज गलत था। ये क्या है, बेनिफिशियरी है, इसने इस बुक को क्या किया है, रिसीव किया। ये क्या है, रेसिपिएंट है, जिसको बुक प्राप्त हुआ, इसलिए हमने टू लिख दिया। यहाँ अगर हम ये लिखे he found the job, इसने किसको फाउंड किया, जॉब को। ये हो गया हमारा मेन ऑब्जेक्ट। किसके लिए किया, फॉर श्याम, श्याम के लिए। ये क्या है, बेनिफिशियरी है, श्याम को उस जॉब से क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो यहाँ हमने फॉर प्रीपोजिशन लिखा, ये बेनिफिशियरी है। ये क्या है, रेसिपिएंट है। हमको ध्यान रखना है, ठीक। ये छोटी मोटी बातें हैं, हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसी को ऐसे लिख दे, दे गिव सरल, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है। he found श्याम द जॉब, दे गेव सरल क्या, बुक। यहाँ कोई प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है। दे फाउंड श्याम, उसने श्याम को पा लिया, नहीं, उसने श्याम के लिए जॉब खोजा। दे फाउंड श्याम द जॉब। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। एक और सेंटेंस में लिखा, इफ यू डोंट receive this message, call me if you don't receive this message call me immediately। हमने क्या लिखा, if you don't receive this message call me immediately। अब यहाँ कॉमन सेंस यूज करना, कॉमन सेंस यूज करना है। हम किसी को ये बोल रहे हैं कि भाई मान लो मोबाइल लिया हमने, व्हाट्सएप खोला, उसमें मैसेज टाइप कर दिया कि अगर तुमको यह मैसेज नहीं मिले तो तुम क्या करना, हमको कॉल करना। अब मान लो तो हमारा मैसेज क्या है कि कॉल मी इमीडिएटली, ये हमारा मैसेज है। हम किसी को ये मैसेज बोल रहे हैं, ये पूरा हमारा मैसेज है कि हमको इमीडिएटली कॉल करना। आपको तुमको अगर कोई पार्टिकुलर मैसेज होगा हम उसको भेजा, अगर हम बोल रहे हैं कि ये मैसेज तुमको नहीं मिले हमको कॉल करना, तो हमको कॉल मी इमीडिएटली इफ यू डोंट रिसीव दिस, मैंने पूरे मैसेज को हमने टाइप कर किसी को भेजा। अब मान लो ये मैसेज किसी को रिसीव नहीं हुआ तो हमको कैसे कॉल करेगा, और वो उसको मैसेज रिसीव हो ही गया तो फिर काहे कॉल करेगा।
तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसको मैसेज रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ? मान लो उसको रिसीव हो गया होगा, कॉल नहीं करेगा, ठीक? क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर नहीं रिसीव हो तब कॉल करना। उसके बाद मान लो उसको मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, तो फिर भी कॉल नहीं करेगा, क्योंकि मैसेज ही यही है कि अगर तुमको मैसेज नहीं मिले तब कॉल करना। तो ये तो इलॉजिकल है। अब ये मैसेज हम किसी को भेज रहे हैं, उसको पहुंचेगा ही नहीं तो वो समझेगा कैसे हमको करना क्या है, ठीक है? ये जस्टिफाइड नहीं है, लॉजिकल नहीं है कि इफ यू डोंट रिसीव दिस मैसेज कॉल मी इमीडिएटली, दिस इज लॉजिकली रॉन्ग। तुमको मैसेज नहीं मिले तब कॉल करना। अब किसी को आप इस व्हाट्सएप कर किसी को भेज दो, क्या वो कॉल करेगा? नहीं करेगा। कॉल तो नहीं करेगा, आपको लगेगा हो सकता है मैसेज मिल गया होगा, बट अगर मैसेज नहीं मिले तो भी तो कॉल नहीं करेगा। ये इलॉजिकल है, दिस इज इलॉजिकल। तो जिस सिचुएशन को हम रेफर करना चाह रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है। यहाँ क्या लिख सकते हैं? इफ यू रिसीव दिस मैसेज कॉल मी इमीडिएटली, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो क्या बोलेगा? अगर तुमको ये मैसेज मिले तो हमको जल्दी कॉल कर, तो उसको मैसेज मिलेगा, जैसे ही उसको व्हाट्सएप पहुंचेगा तो तुरंत कॉल किया, तो हम समझ गए उसको मैसेज पहुंच गया होगा। लेकिन वही लिखा था इफ यू डोंट रिसीव, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि उसको मैसेज गया कि नहीं गया, तो दिस इज इलॉजिकल। This lion has a tail. This lion has a tail. तो ये सही है या गलत है? तो इस सिचुएशन को ठीक उसी प्रकार समझना जैसे हमने कहा कि क्या बोला था, दिस इज ए माय फ्रेंड हैज ए नॉन लिविंग फोन। क्या था? हमको पता है सारे फोन नॉन लिविंग होते, तो हमने क्या किया? अननेसेसरी हमने लिखा। फिर से वही बात हो गई, हमने कहा दिस लायन हैज अ टेल। ये जो हमने दिस लिखा है, ये जो हमने दिस लिखा है, ये एक डिटर्मिनर है और इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। ये स्पेसिफाई करता है किसकी बात करें। जैसे हमने दिस लिख दिया, दिस लायन हैज ए टेल, हम इसका मतलब ये बता रहे हैं कि वो लायन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक लायन है। एक आइडेंटिफायर जो स्पेसिफाई करता है कि हम किसकी बात करें। दिस लिखने से ये लाइन क्या हो गया? स्पेसिफिक लाइन हो गया। हम ये बोल रहे हैं ये जो लाइन है ये एक स्पेसिफिक लाइन है जिसके पास टेल है। बट हमें क्या पता है कि जितने भी लाइन है सबके पास पूंछ होता है, तो इसमें क्या नया बात है? तो हमको दिस लिखने की क्या जरूरत है? ये जो हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा है कि हमने इसको स्पेशल बना दिया कि दिस लाइन है, तो इसमें क्या स्पेशल? इसमें कुछ स्पेशल है ही नहीं। तो ये जो हम कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं कि दिस लाइन हैज ए टेल, ये कोई सेंसिबल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हम इसको क्यों लिखेंगे? हम किसी को क्यों बोलेंगे कि दिस लाइन हैज ए टेल? सबको पता है कि जितने भी शेर होते हैं सबके पास कुछ होता है, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है? हमने यहाँ जो दिस डिटरमिनेंट लिख दिया, इसलिए ये गलती हो गया, गलती हो गया, इलॉजिकल हो गया। हमको यहाँ दिस नहीं लिखना है। दिस ये बता रहा है कि हम किसी स्पेसिफिक लाइन की बात कर रहे हैं जिसके पास दिस लाइन, मतलब कोई लाइन आया, हमने बोला दिस लाइन हैज ए टेल, ये स्पेसिफिक लाइन है। दिस अगर हम किसी स्पेसिफिक के बारे में, उसके पास टेल है। बट ऐसा बात नहीं है, जितने भी लाइन होते हैं उसके पास टेल होता है। दिस इज रॉन्ग। सेंसिबल कॉन्टेक्स्ट, नॉट ए सेंसिबल कॉन्टेक्स्ट, नॉट ए। तो हम क्या करें? सेंसिबल, अगर हम जनरल सेंस में ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी लाइन है सबके पास टेल होते हैं, तो हम लिखेंगे या द लायन हैज अ टेल। जब हम डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे अगर हम किसी
टाइगर है, लायन है, जो भी एनिमल्स है, इसके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं तो उसके पूरे कैटेगरी को रेफर किया जाता है। उसकी जितनी कैटेगरी है, लायन मतलब इंटायर लायन, मतलब जितनी भी लायन है उसके पास टेल है। यहाँ हम लिख सकते हैं लायंस हैव टेल्स, ये हो सकता है। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं एवरी लायन हैज अ टेल। एवरी लायन, हर एक लायन को क्या होता है, एक पूंछ होता है। तुमको अगर मान लो स्पेसिफिक थोड़ा बनाना है, लायन तो है ही, लायन की बात कर रहे हैं, और इस लाइन को हम थोड़ा स्पेसिफिक बनाना चाह रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि दिस लायन हैज अ rather long tail। तो इस rather क्या है, हमने पढ़ा था एट व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच का रिप्लाई होता है, जो कि एडवर्ब ऑफ क्या होता है, डिग्री होता है कि rather तो थोड़ा एकदम ज्यादा बड़ा इसके पास पूछ है, ये क्या होगा, ये लाइन क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। तो जनरली लाइन हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो लाइन है, जनरल लाइन का नॉर्मल पूछ होता है, जो नॉर्मल पूछ से इसका थोड़ा बड़ा पूछ है, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो ये हमारा सही हो गया। तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो सेंसेबल होना चाहिए। हम बोल रहे हैं दिस लाइन हैज ए टेल, तो ये हो गया कि हम बताना चाहे कि इसी लाइन के पास टेल होता है, क्या बाकी के पास नहीं होता, नहीं, ये गलत हो गया था। हमको इन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। हमें लिखा द स्टूडेंट हैड चूजन फॉर द इवेंट इज माई फ्रेंड। वो जो स्टूडेंट है, हैज चूजन, स्टूडेंट ने क्या किया, चूज किया। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो स्टूडेंट ने चूज किया फॉर द इवेंट, इवेंट के लिए, इज माई फ्रेंड। तो स्टूडेंट हैज चूजन डैश, चूजन फॉर द इवेंट इज माई फ्रेंड। अब यहाँ क्या गलती है, अब देखो हमने लिखा है कि स्टूडेंट हैज चूजन, चूज किया। तो यहाँ पहला मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट ने चूज किया, तो किसको चूज किया, ये जो चूज होता है, अगर किसी ने चूज किया है तो कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जिसको चूज किया जा रहा होगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, किसको चूज किया। जैसे आई हैव चूजन हिम, आई हैव चूजन चॉकलेट, तो कुछ तो होगा जिसको आपने चूज किया होगा। तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ये हो गया पहला गलती। पहला गलती हमको मिल गया, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो स्टूडेंट हैज चूजन फॉर द इवेंट इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। दूसरा गलती आप लोग ढूंढो। The student had chosen for the event is my friend। तो पहले हमने क्या कहा, इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि नहीं है। दूसरा बात आप ये देखो, द स्टूडेंट हैज चूजन फॉर द इवेंट इज माई फ्रेंड। तो यहाँ क्या है,
द स्टूडेंट इज माई फ्रेंड। यहाँ हमारे पास एक ये वर्ब है और ये एक वर्ब है, दो वर्ब है। अब ये दो वर्ब है तो हमारे पास दो सब्जेक्ट होना चाहिए। एक, इस सब्जेक्ट के लिए हमने हैज चूजन वर्ब लिख दिया है। अगर ये वर्ब इसके लिए है, सॉरी, अगर ये सब्जेक्ट इसके लिए यूज हुआ तो इज के लिए कहाँ सब्जेक्ट है? तो हमारे पास वर्ब तो दो है बट उसके लिए सब्जेक्ट एक ही है, मिसिंग है। फॉर द इवेंट, ये जो फॉर है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये द इवेंट है। हमने पढ़ा था अगर कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब चूंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। चूंकि ये ऑब्जेक्ट है किसका है? प्रीपोजिशन का। क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इस वर्ब का क्या हो सकता है? सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो पहला गलती हमारा क्या था? ये जो चूजन था वर्ब, उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो वो खत्म हो गया, पहला गलती। दूसरा गलती क्या है कि हमारे पास दो वर्ब है, चूजन और इज, दो वर्ब है और इस दोनों वर्ब के लिए हम लोग कम से कम दोनों वर्ब के लिए एक एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो मिसिंग है। अब कई स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर द स्टूडेंट है ना, वही दोनों का सब्जेक्ट है। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है। बट सोचो, अगर द स्टूडेंट दोनों का सब्जेक्ट है तो मतलब द स्टूडेंट एक सब्जेक्ट है और इसके लिए दो प्रेडिकेट है। तो हमने पढ़ा था कि अगर सिंपल सेंटेंस था तो एक सब्जेक्ट के लिए दो प्रेडिकेट यूज कर रहा था, हम उसके लिए क्या यूज करते? एक कंजंक्शन यूज करते थे ताकि दोनों प्रेडिकेट क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए, जिसको हम बोलते थे कंपाउंड प्रेडिकेट। तो फिर भी ये गलत है। तो यहाँ हमको कोई कनेक्टिंग वर्ड लिखना होगा जो कि इस प्रेडिकेट को क्या करे? कनेक्ट करे। हम क्या लिखना होगा? द स्टूडेंट हैज चूजन, इसको चूज किया उन्होंने फॉर द इवेंट एंड इज माई फ्रेंड, या फिर लिखेंगे हु इज माई फ्रेंड। यहाँ कोई ना कोई लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मिसिंग है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि प्रीडिकेट जो है ये प्रीडिकेट है तो हमको यहाँ कोई ना कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि दोनों प्रीडिकेट को कनेक्ट करे। तो वो नहीं लिखा है तो इसको आप कैसे सही करें? तो किसे गलत है? ग्रामेटिकली गलत है। पहला गलती, हमने ऑब्जेक्ट मिसिंग कर दिया चूज। जैसे हम लिखा आई हैव ईटन, क्या खाया? अब मैं कुछ तो होगा हमने जिसको खाया। वैसे अगर आपने चूज किया तो कुछ तो होगा जिसको चूज किया, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग। दूसरा, हमारे पास दो सब्जेक्ट है, उसके लिए सॉरी दो वर्ब है तो दो सब्जेक्ट होना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट लिखा है, दूसरा सब्जेक्ट मिसिंग है। अगर ये सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं इसी का सब कॉमन सब्जेक्ट है, फिर भी एक कंजंक्शन यहाँ मिसिंग है। ठीक, इसको कैसे सही करें? ग्रामेटिकली गलत है। इसको सही करने का तरीका क्या हो सकता है? तो अगर हम यहाँ से मान लो इस हैज को हटा दें, चूजन फॉर सिर्फ लिखे हम चूजन फॉर, चूजन फॉर द स्टूडेंट चूजन फॉर द इवेंट इज माई फ्रेंड। ये जो हम लिखा है चूजन फॉर, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जो कि हमने पढ़ चुका है। इसमें जब हम वर्ब का लेक्चर ले रहे थे उसमें हमने बोला था जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव भी काम करती है। क्या बोलता है? स्टूडेंट चूजन फॉर द इवेंट। यहाँ क्या बोला? ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है स्टूडेंट चूजन फॉर द इवेंट, ये कैसे काम कर रहा है? ये पार्टिसिपल द स्टूडेंट चूजन, वो स्टूडेंट जिसको चूज किया गया, बस ये रेफर करेगा स्टूडेंट चूजन, वो स्टूडेंट जिसको चूज किया गया। ये स्टूडेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये स्टूडेंट जिसको चूज किया गया फॉर द इवेंट इज माय फ्रेंड। ये हमारा सही हो गया। इसका ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, और चूजन फॉर द इवेंट ये क्या होगा? इस स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन, किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा स्टूडेंट। ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये सब जो अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, ये जो हमने 30-35 लेक्चर लिया है,
आगे से सबका यूज होगा, ये नहीं कि पढ़े और खत्म हो गया। देखो हमने यूज कर लिया, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये सही हो गया। ठीक, सिर्फ हमने हैज हटाया, उसी से सही हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखते हैं एक और सेंटेंस, हम लिखा वी हैव गॉन टू जयपुर ये सेंटेंस सही है, गलत है? तो इससे पहले हम दो और सेंटेंस लिखते हैं, फिर हम समझाएंगे। लिखे ही हैज लिफ्ट फॉर जयपुर। ठीक, he has gone to जयपुर। तो इस दो सेंटेंस को समझे, इसके मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है he has left for जयपुर। यहाँ में कौन सा टेंस लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम किसी एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो दो स्टेट को सेव करता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट। मतलब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, इसका मतलब जिस एक्शन को हम रेफर करना चाह रहे हैं वो अभी भी इफेक्टिव है। ठीक, तो ही हैज गॉन टू जयपुर मतलब वो जयपुर गया है, जयपुर गया है। ही हैज लिफ्ट फॉर जयपुर, वह जयपुर के लिए रवाना हुआ है या निकला है। मतलब जो स्पीकर है उससे दूर जा रहा है। ठीक, उसके बाद हमने बोला वी हैव गॉन टू जयपुर। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस समय बोल रहे हैं हम यहाँ नहीं हैं, हम कहाँ हैं? जयपुर में हैं। हम कहाँ हैं? जयपुर में। अगर हम जयपुर में हैं तो हम गॉन टू काहे बोलेंगे? हम गॉन टू काहे बोलेंगे? ये हमको ध्यान रखकर हम बोल रहे हैं वी हैव गॉन टू जयपुर, मतलब हम लोग जयपुर के लिए गए हैं। ठीक, हम लोग जयपुर के लिए गए हैं और ये हम बोल रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो ये सिचुएशन अभी इफेक्टिव है। अगर आप जयपुर के लिए गए हो और आप जयपुर में हो, अभी सिचुएशन इफेक्टिव मतलब वी हैव गॉन टू जयपुर, मतलब हम लोग जयपुर जा चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जयपुर जा चुके हैं। अगर आप जयपुर जा चुके हो तो इसका मतलब आप जयपुर में हो। अगर आप जयपुर में हो तो आप गॉन काहे लिखे हुए? जैसे हमने कहा कि मैं घर पहुंच गया, हम कहेंगे आई हैव गॉन टू होम, आई हैव गॉन होम नहीं, हम कहें आई हैव कम होम, मैं घर पहुंच गया। तो जैसे हम बोले प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो ये सिचुएशन जो है जिस एक्शन को हम रेफर कर रहे हैं वो अभी इफेक्टिव है। हमको पूछेगा किसी को ये बोले मैं घर पहुंच गया, मैं घर पहुंच गया, हम क्या लिखेंगे कि आई हैव कम होम लिखेंगे, हम ये लिखेंगे आई हैव गॉन होम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर मैं घर पहुंच गया हूं तो मैं लिखूंगा आई हैव कम होम, ना कि आई हैव गॉन होम। तो ही हैज गॉन टू जयपुर, वह जयपुर के लिए जा चुका है। ही हैज गॉन मतलब जयपुर गया है, मतलब मैं जयपुर गया हूँ मतलब मैं बोलूँ मैं दिल्ली गया हूँ, जा नहीं रहा हूँ, गया हूँ, जा चुका हूँ, जा चुका हूँ। तो अगर मैं अभी दिल्ली में हूँ तो यहाँ गो नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? अब कम टू जयपुर। को इसे समझना है। ये हम लिखते फिर समझाते हैं, इसको मिटाते हैं। एक जगह है तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए क्या है, स्पीकर है, ये क्या है? स्पीकर है। ठीक, अब अगर कोई मूवमेंट ऐसे हो रहा है, अगर कोई चीज जो स्पीकर है उससे दूर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, ये लिखिएगा गो। लेकिन अगर मूवमेंट स्पीकर के तरफ हो रहा है
कितना यूज होगा, कम। ठीक, अगर वो बात स्पीकर खुद ही बोल रहा है अपने लिए तो हमेशा अपने लिए कम ही यूज करेगा। ठीक, ही हैज गॉन टू जयपुर, यहाँ लिखा क्यों सही क्यों है, क्योंकि स्पीकर से कोई दूर जा रहा था। ही हैज गॉन टू जयपुर, ये बात अपने लिए स्पीकर खुद बोल रहा, जहां वो स्पीकर खुद है तो खुद ही वहां प्रेजेंट हुआ, स्पीकर अपने से दूर थोड़ी जा सकता है। तो अपने लिखिएगा वी हैव कम टू जयपुर, हम लोग जयपुर आ चुके हैं। अब मान लो अभी वो जयपुर के लिए निकला है, जयपुर के लिए निकला है, यहाँ क्या होगा, वी हैव लिफ्ट फॉर जयपुर। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ होता है, दिक्कत ये होता है कि अब आदमी ट्रांसलेट करके सीखता है, मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये जो इंग्लिश सीखने का तरीका है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, सबसे बकवास तरीका है। हम लोग भी बच्चों में ऐसे ही सीखे थे, बट दिस इज द वर्स्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ऐसे इंग्लिश आप कभी भी नहीं सीख सकते। ये गलती वही लोग करते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके सीखते हैं। उसके तो ही हैज गॉन टू दिल्ली, गया है, तो उसको सही लगता है कि हाँ ऐसे ही वो ही होना चाहिए, बट वो लॉजिकली ये नहीं सोचते कि अब हम वहां पहुंच चुके हैं तो अपने लिए गो कहाँ यूज करेंगे। तो आपको लॉजिकली सोचना, आपके अपने थॉट में, लैंग्वेज के लर्निंग प्रोसेस में लॉजिकल होना है। ठीक, अगर कोई पूछेगा, अब हमसे कोई पूछेगा कि मान लो हम जयपुर घूम लिए और जयपुर से वापस आ चुके हैं, तब हम क्या लिखेंगे, मतलब घूम के वापस आ गए, घूम के वापस आ गए, क्या लिखेंगे, उसके लिए एक बी की वर्ब फॉर्म आती है, क्या है, लिखेंगे वी हैव बीन टू जयपुर, या हम लिख सकते हैं वी हैव विजिटेड जयपुर, वी हैव विजिटेड जयपुर। ये कब होगा, ये हम कब बोलेंगे, जब मैं जयपुर गया और जयपुर से घूम के वापस चले आया था, क्या बोले, वी हैव बीन टू जयपुर, वी हैव विजिटेड जयपुर। ठीक, one of the qualities that student must have, मैं लिखा कि वन ऑफ द क्वालिटीज दैट अ स्टूडेंट मस्ट हैव पेशेंस। ये सेंटेंस सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, हमको बताना है। वन ऑफ द क्वालिटीज, वन क्या है हमारा, वन ऑफ द क्वालिटीज पूरी फ्रेज क्या है हमारी, क्या है हमारी, पूरे क्वालिटीज में, ठीक है, हम क्या बताए, ऑफ द क्वालिटीज, ये वन हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या पार्ट ऑफ द टोटल को हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। और इस क्वालिटीज को हम पढ़ा चुके हैं, ये भी ऑफ प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या लिखा था, टोटल, इसके बाद लिखा था ये टोटल जिसका पार्ट है। तो वन ऑफ द क्वालिटीज, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब वन हमारा सब्जेक्ट है। और कुछ द क्वालिटी दैट स्टूडेंट मस्ट हैव, ये क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, इस क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमने लिखा दैट स्टूडेंट मस्ट हैव, दैट स्टूडेंट मस्ट, ये क्या है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या हमारा
सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि एक एडजेक्टिव है जो कि इस द क्वालिटी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, तो स्टूडेंट मस्ट हैव, ये स्टूडेंट जो है हमारा सब्जेक्ट, मस्ट हैव हमारा प्रेडिकेट है, और हैव का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो दैट है। दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इस जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कनेक्टिंग वर्ड की तरह भी काम कर रहा होता है और सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा होता है। अब चूंकि ये दैट इस क्वालिटी को रेफर कर रहा है तो यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी रिलेटिव प्रोनाउन है तो कनेक्टिंग तो कर ही रहा है, इसका एक काम हो गया, लेकिन इसको दूसरा काम भी करना होगा। ये दूसरा काम क्या कर रहा है, इस हैव का ऑब्जेक्ट ये दैट है। तो हम कहेंगे अगर ये हैव का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि कनेक्टिंग वर्ड है तो कनेक्टिंग करने के लिए हमने सेंटेंस के शुरुआत में लिखा। अब अगर ये सब्जेक्ट है, ये प्रेजेंस, प्रेजेंस क्या है कि वन ऑफ द क्वालिटीज दैट स्टूडेंट मस्ट, वो क्या है, तो वो क्वालिटीज ही क्या है, प्रेजेंस है। ये क्वालिटी क्या है, प्रेजेंस, मतलब ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा होगा और ये इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। हम क्या बोले, क्वालिटीज क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी क्वालिटीज क्या है, प्रेजेंस, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ही चीज होता है। तो यहाँ क्वालिटीज क्या है, प्रेजेंस है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमारा पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, बट इस मेन क्लॉज के लिए हमारे पास जो है क्या नहीं है, क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। तो हमको यहाँ क्या लिखना होगा, क्योंकि ये कंप्लीमेंट है तो अपने हम सब क्या लिख देंगे, इज, जो कि एक लिंकिंग वर्ब। तो कोई भी सेंटेंस जो है उसमें अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो बिना मेन क्लॉज के वो सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। अगर कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो उसमें एक मेन क्लॉज भी होना चाहिए, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वहां भी एक मेन क्लॉज होना ही चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। एक मेन क्लॉज होना चाहिए जो कि अब हो गया, क्योंकि यदि कंप्लीमेंट काम रह रहा था, हमने अपने मन से लिंकिंग वर्ब लिख दिया। ठीक, नहीं, नॉट until the policeman had left they felt at ease. Not until the policeman had left they felt at ease। ठीक, तो ये सेंटेंस में क्या दिक्कत है, क्या सही है, हमको बताना है। Not until the policeman had left they felt uneasy, कि जब तक कि पुलिस मैन चले नहीं गए, नॉट अंटिल द पुलिसमैन हैड लिफ्ट दे फेल्ट एट एज, उन लोगों को बेचैनी हो रही थी। तो जैसे ही पुलिसमैन चले गए तो उनको हल्का महसूस हुआ। पुलिस जाने से पहले तक उन लोग क्या कर रहे थे, बेचैनी फील कर रहे थे, एट एज फील कर रहे थे। इस सेंटेंस में क्या गलती थी, तो बस 2-3 क्लास पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर नॉट अंटिल यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, अंटिल क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है, बिकॉज है, अंटिल, ये सब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये भी नेगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है, अगर हम इसको सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं तो इसको क्या करना होता है, मेन क्लॉज को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। नॉट अंटिल द पुलिसमैन हैड लिफ्ट, ये जो नॉट अंटिल द पुलिसमैन हैड लिफ्ट हमने लिखा, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब क्लॉज है। तो सेंटेंस को हमने शुरुआत में लिखा कि ये किस एक्शन को रेफर कर रहा है, इस फील्ड एक्शन को रेफर कर रहा है, और जिस एक्शन के लिए लिखा गया है, मतलब जिस वर्ब के लिए लिखा गया है, उसको क्या, कौन से फॉर्म में लिखना होगा,
इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होगा, जो कि हमने फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वर्टेड फॉर्म में पढ़ा था। तो यहाँ गलत है तो हमको किसे सही करेंगे, हम लिखेंगे डिड दे फील एट ईज। यहाँ हमने फील लिखा, हमने बताया था अगर हम कभी भी डू डज डिड को एज हेल्पिंग वर्ब यूज करें उसके साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते हैं, तो वो हमने लिख दिया। ये हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। कि अगर हम सेंटेंस की शुरुआत में लिखें तो ऐसा है, बट अगर हम इसको एज नॉर्मल पोजीशन पे लिख दें, अगर हम ऐसा लिखें दे मेन क्लॉज को हम पहले लिखें दे फील्ड एट इज नॉट अन until the policeman left। ऐसा लिखे तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ऐसा लिखें, पहले मेन क्लॉज लिखे फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमने इसके हमें ये भी बताया था कि अगर हम इसकी यूजुअल पोजीशन पे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उसको सेंटेंस की शुरुआत में लिख दिए स्ट्रेस करने के लिए तो हमको इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो जो हमने लिख दिया है। in the possession of, एक है हमारा in possession of, in possession of और in the possession of, ये हमारा जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ये प्रीपोजिशन में भी पढ़ाया जाएगा और किसमें पढ़ाया जाएगा, प्रीपोजिशन या आर्टिकल किसी में हम इसको फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, पीएच फ्रेज दोनों है प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है पोजेस्ड बाय, पोजेस्ड बाय, इसका मतलब होता है पोजेसिंग। पोजेस्ड बाय, तो इन द पोजीशन ऑफ जो लिखा है, अगर इस ऑफ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे सब्जेक्ट को पोजेस करके रखा होगा, यहाँ जो ऑफ का ऑब्जेक्ट होगा उसको हमारे सब्जेक्ट ने पोजेस करके रखा हो, ठीक। अभी हम सेंटेंस लिखते हैं फिर समझ आएगा, ठीक। तो यहाँ हमने दो सेंटेंस लिखा है और इसे सही या गलत है या सही है देखना है। हमने लिखा द लैंड, दिस लैंड हैज बीन इन द पोजेशन ऑफ माय फैमिली फॉर लॉन्ग। यह जो जमीन है क्या है, इन द पोजेशन ऑफ मतलब पोजेस्ड बाय। हमने क्या लिखा था, ये जो ऑफ का ऑब्जेक्ट होगा वो पोजेस करके रखा होगा, तो यहाँ ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है, माय फैमिली, तो माय फैमिली ने पोजेस करके रखा है इसको, इस लैंड को। ये सेंटेंस सही है। ये लैंड जो है, यह जो जमीन है हमारे परिवार के कब्जे में है बहुत लंबे समय से, ये सेंटेंस सही है। बट अगर मान लो यहाँ से हम ये द हटा दें, यहाँ से हम द हटा दें, तो यहाँ ये मीनिंग निकलता है कि हमारा जो परिवार है, यानी दिस लैंड हैज बीन इन पोजीशन ऑफ माय फैमिली फॉर अ लॉन्ग, यह जो लैंड है हमारे परिवार को बहुत दिनों से कब्जे में करके रखा था। क्या लैंड जो है यानी जो जमीन है किसी को अपने कब्जे में करके रख सकता है, नहीं रख सकता है, तो क्या हो जाएगा इलॉजिकल। तो यहाँ क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, तो ये सेंटेंस द के साथ सही है।
द मनी इज इन द पोजीशन ऑफ स्मगलर एंड आई एम इन पोजीशन ऑफ स्मगल्ड गुड। हमने क्या कहा कि जो मनी है इज इन पोजीशन ऑफ स्मगलर, जो मनी है किसके पोजीशन में, किसके कब्जे में, स्मगलर में। सही है, तो मनी को कब्जे में करके रखा है तो स्मगलर। एंड आई एम इन पोजीशन ऑफ, हमने द नहीं लिखा है, पोजीशन ऑफ स्मगल्ड गुड, जो स्मगल्ड गुड है उसके कब्जे में मैं हूँ, मतलब जो स्मगल्ड गुड है उसने हमको कब्जा कर रख लिया है, तो उसके चलते हम क्या गए, बंद गए हैं, कहते हैं स्मगल्ड गुड के चक्कर हम फंस गए हैं उसको। तो यहाँ दोनों का दोनों सेंटेंस सही है। तो और एक क्लास और इस पर चलेगा तो हम लोग इसको पूरा क्लियर हो जाएंगे कि हमारा जो आगे जो ग्रामर पढ़ने का अप्रोच होगा वो कैसा होगा। उसमें हम दोनों चीज को समझते हुए चलेंगे, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट और लॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक, यानी सिंटैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों को समझते हुए चलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।